Okay, so hello class, welcome back in this video. And as you know कि हम जियोग्राफी की जो NCRTs हैं उनको टोटली फिनिश कर चुके हैं, 6 से लेकर के 8 तक। सो जिस भी बच्चे ने नहीं पढ़ा है सो मेक श्योर कि वो जियोग्राफी के जो NCRTs हैं वो एक बार पढ़ ले। जियोग्राफी को मैंने थोड़ा सा डेप्थ में जाके कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पकड़ी है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है। एंड आज से हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। एंड इसके भी 6, 7 और 8 के क्लासेस आएंगी। सो क्लासेस थोड़ी सी 1-1 घंटे की होती हैं। सो आप 2x पे लगा के देख सकते हैं एंड उतने में 1.5 घंटे के अंदर आपकी 3 NCRT ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, चाहे फिर वो कोई भी एग्ज़ाम हो, NCRT सबका बेस है ना। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। सारी PDF नोट्स वगैरह वहीं पे मिलते हैं। ये जो नोट्स हैं वो पूरे पूरे वहीं पे मिल जाते हैं। ठीक है, सो इस पॉलिटी में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके चैप्टर्स को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहले डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं वो चैप्टर, ठीक है। तो पहले जो चैप्टर है आपका वो है डाइवर्सिटी। तो मैं बता देता हूँ डाइवर्सिटी का मतलब होता है, मतलब मैं थोड़ा सा मतलब बताता रहूँगा। और अगला जो हमारा चैप्टर है इसमें मॉड्यूल 2 है जिसमें हमारा भेदभाव और पूर्वाग्रह, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और पूर्वाग्रह हमारा जो बोला था इंस्टीट्यूशन इंटेंशन जिसे बोलते हैं ना, सॉरी कि हाँ इसी तरीके से कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड चैप्टर है आपका वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और 6th क्लास में जो गवर्नमेंट है वो निचले स्तर से शुरू होती है, 7th में हमारी स्टेट में आती है और फिर हमारी सेंट्रल में आती है। वो सब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। हम एक एक चैप्टर को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। पहले हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आके टिक मारेंगे कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि याद क्या क्या रखना है। बाकी तो 4th में हम लोग लोकतांत्रिक तत्व पढ़ेंगे जिसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम लोग थोड़े से टर्म पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी वगैरह हमें यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, स्थानीय प्रशासन पढ़ेंगे। स्थानीय प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं कि चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्थानीय प्रशासन से क्वेश्चन ऐसा समझ लो कि पॉलिटी का एक फेवरेट टॉपिक बनता है स्थानीय प्रशासन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं विविधता क्या है। यहाँ पे जो बेसिक डिफिनीशन है इनको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं बोलता रहूँगा। मतलब पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें लिखने से ज़्यादा, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, विविधता क्या होती है? विविधता को ही हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी भी एरिया में 5 लोग रह रहे हैं और वो पाँचों लोग अपना अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, उनका कल्चर अलग है। कोई खाना अलग खा रहा है, ठीक है, कोई कपड़े अलग पहन रहा है, कोई त्यौहार अलग मना रहा है। ठीक है, ये देखो ये चंद्रमा, ये दूसरा त्यौहार है ना। इस तरीके से तो भारत एक वैविध्यपूर्ण देश है। वैविध्यपूर्ण मतलब डाइवर्सिफाइड, ठीक है, कंट्री है। हर भाषा, कोई भाषा के आधार पे जो है डाइवर्सिटी है। भाषा के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन अलग चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे। बट डाइवर्सिटी का मतलब हो जाता है एक पॉजिटिव वे में। डाइवर्सिटी को हम लोग हमेशा पॉजिटिव वे में लेते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग मराठी बोल रहे हैं, यहाँ के तेलुगु बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, सॉरी तमिल ऊपर, तेलुगु ऊपर होगा, तमिल नीचे होगा। यहाँ पे केरल की, ठीक है, यहाँ पे और ये कर्नाटक, सॉरी यहाँ पे कन्नड़ बोली जा रही है, यहाँ पे हिंदी बोली जा रही है, अवधी बोली जा रही है। तो ये सब भाषाओं के आधार पे ये डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव चीज़ होती है। डाइवर्सिटी कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है, डाइवर्सिटी एक अच्छी चीज़ होती है। ठीक, और इसी से हमारा जो स्टेटमेंट था वो था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, किसने दिया है कमेंट में बताना है आपको। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, जैसे आप खुद समझते हो ना कि अगर आ, आपको आप रोज़ एक ही खाना खाते हो, ठीक है, चाहे वो कितना भी अच्छा खाना हो, आप डेली पनीर की सब्ज़ी खाओ, एक टाइम के बाद मन उब जाता है। तो डाइवर्सिटी अगर नहीं होती है किसी भी चीज़ में सो वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी होती है। दैट्स वाई डाइवर्सिटी को हम लोग एक पॉजिटिव टर्म में लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन अलग चीज़ होती है। इसी डाइवर्सिटी के बेस पे किसी के साथ भेदभाव कर देना तो वो गलत चीज़ है ना। बट डाइवर्सिटी धर्म के नाम पे हो सकती है, खान पान के नाम पे हो सकती है, पहनावे के नाम पे हो सकती है, भाषा के नाम पे। तो ये डाइवर्सिटी ज़रूरी होती है, वरना हर इंसान एक जैसे दिखेगा। ठीक है, जैसे आज से करोड़ों साल पहले आदिमानव से सब पत्ते लपेटते थे, सब नंगे घूमते थे, तो वो डाइवर्सिटी वहाँ पे उतरी नहीं थी। चमड़ी को रंग को लेकर के वहाँ पे डाइवर्सिटी थी। ठीक है, बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं इनमें डाइवर्सिटी आ जाती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसका जो आर्टिकल 29 है वो अल्पसंख्यकों की बात करता है। तो पहले तो अल्पसंख्यक, मेक श्योर आप जानते हो अल्पसंख्यक क्या होते हैं। अल्पसंख्यक वो होते हैं जैसे कोई एक देश है, उसमें मान लो 2 समुदाय रह रहे हैं या और भी समुदाय रह रहे हैं, तो एक समुदाय तो होगा जो सबसे ज़्यादा होगा
और अल्पसंख्यक वो समुदाय होता है जो सबसे कम होता है। मेक श्योर ये तो पता ही होगा, है ना, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनको माइनर बुलाया जाता है, जो किसी भी देश में सबसे कम मात्रा में होते हैं। जैसे श्रीलंका में चले जाओ तो वहाँ पे तमिल वाले आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, सिंघली वाले वहाँ कम कम मिलते हैं, ठीक है। तो हितों का संरक्षण या अनेकता में एकता को बनाए रखता है, ये देखो स्टेटमेंट आ गया। इसी स्टेटमेंट का नाम होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। अनेकता में एकता को बनाए रखता है, कौन सा, ये आर्टिकल। आर्टिकल 29 क्या कह रहा है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक के हित क्यों हो गए, क्योंकि भाई वो अगर संख्या में कम है, अगर वो संख्या में कम है तो कॉमन सी बात है कि जो बड़ा समुदाय है वो उनको दबा दे। कहीं देखो, अब जैसे कोई देश है, ठीक है, और इसी में क्लास जब 9th की एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पर अगर कोई रह रहा है और यहाँ पे ज़्यादा संख्या में कोई रह रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि ज़्यादा संख्या वालों की भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया जाए। यही भारत में दिक्कत आ गई थी जब भारत आज़ाद हुआ था, तो स्टेट कैसे बनाए जाए, तो यही दिक्कत आ गई थी, क्योंकि हर जगह तो अलग अलग लैंग्वेज थी। तो अगर हम सिर्फ हिंदी कर देते तो जो अल्पसंख्यक हैं, जो मराठी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, सांथली बोलते हैं, इन सब का क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आ ही गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन और बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में बात करी गई है, कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल बताना है आपको, ठीक। और कौन सी भाषा की बात करी गई है, और हमारे शेड्यूल, उस शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। चलो, अभी आता है हमारा विविधता के कारण, कि अब ये आता है कि विविधता, डाइवर्सिटी होती क्यों है, डाइवर्सिटी क्यों होगी। एक बात बताओ कि आप यहाँ रह रहे हो, ठीक है, आपका एक दोस्त अमेरिका में रह रहा है, सो आप समझ सकते हो कि डे बाय डे उसकी लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाएगा, डे बाय डे उसके कपड़े पहनने के तरीके में डिफरेंस आ जाएगा, डे बाय डे उसके काम में डिफरेंस आ जाएगा, और थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल ही आपसे डिफरेंट हो जाएगा। बस यही होते हैं विविधता के कारण। एक तो होता है भूगोल, और दूसरा होता है थोड़ा सा इतिहास। रीज़न ये देखो दिए भी गए हैं, जियोग्राफी एंड हिस्टोरिकल, ठीक। क्या होता है, अब इमेजिन करो, जो लोग इंसान लद्दाख में रह रहा है, ठीक है, ये तो मॉन्क है, इन्हें तो मॉन्क बोलते हैं। मॉन्क कौन से धर्म के होते हैं आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, आप बताइएगा कमेंट में, ये बौद्ध धर्म से होते हैं, ठीक है। अब जो इंसान लद्दाख में रह रहा है, वहाँ पे ठंडा रेगिस्तान है, तो वहाँ के लोग क्या पहनेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे ना। पश्मीना ऊन का व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पश्मीना ऊन इससे बनाई जाती है, ये लद्दाख की फेमस ऊन होती है, ठीक। लद्दाख की मतलब जम्मू कश्मीर टाइप उस एरिया की, हिमालय वाले क्षेत्र की ये ऊन होती है, जो कि इधर साइड नहीं पाई जाती है। बौद्ध और इस्लाम धर्म का प्रभाव, वहाँ पे आपको बौद्ध और मुस्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर इन्होंने ये दे रखा है छोटा तिब्बत, ये छोटे तिब्बत की बात हो रही है। आपने देखा होगा तिब्बत में मॉन्क लोग रहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, फोटोज़ में देखा होगा, छोटा भीम की कुछ मूवीज़ में देखा होगा, है ना। तो लद्दाख में जो लोग रह रहे हैं और जो लोग केरल में रह रहे हैं, उनमें डिफरेंस क्या आएगा, इसको कहानी ऐसे समझ लो। अब लद्दाख में आप रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पे रेगिस्तान है, ठंडा, पूरी बर्फ़ जमी हुई है। तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, देखो पहली बात तो वहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। तो आप कभी क्या किया करो, वीडियोस देखा करो ऐसे लोगों की जो ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं। ट्रैवल व्लॉग वाले वीडियोस आप देखोगे, वहाँ आपको पता चलेगा कि लद्दाख के लोग कैसे रह रहे हैं, ठीक है, उनका खाना क्या है, उनका पहनना क्या है, ठीक है। तो उनकी हाइट पे क्या डिफरेंस पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक। कि पहाड़ी लोग हाइट में थोड़े छोटे होते हैं, क्यों छोटे होते हैं, क्योंकि वो उस एरिया में रह रहे हैं, है ना। अफ्रीका के लोग लंबे, काले और चौड़े होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वो भूमध्य रेखा पे रह रहे हैं। अब जिसने जियोग्राफी नहीं पढ़ी है उसको यहाँ पे बातें समझ नहीं आ रही होंगी। भूमध्य रेखा पे लोग जो रह रहे हैं अफ्रीका में, वो काले होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट सीधे पड़ती है। आपको मैंने बताया था आतपन जिसको बोलते हैं इंसोलेशन, तो इंसोलेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी बॉडी में मेलानिन सबसे ज़्यादा होता है। सॉरी, मेलानिन नहीं होता है, कोई दूसरा होता है, तो वो सबसे ज़्यादा होता है, दैट्स वाई लोग काले होते हैं, ठीक है। तो अब गलती ये नहीं है कि वो काले हैं, गलती ये है कि उनके काले रंग के साथ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाना, वो गलत है। वही अगले अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। केरल में क्या होता है, समुद्र और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब तुम कहोगे केरल में कहाँ वो समुद्र तो ठीक है, लेकिन केरल में कहाँ पहाड़ियाँ, बेटा ये जो हमारा भारत है, आपने पढ़ा भी होगा, भारत जो है यहाँ पे हमारा ये जो पश्चिमी घाट है, सह्याद्री है यहाँ पे, ठीक है। सह्याद्री, एक मूवी भी आई थी मंजूबल बॉयज, आपने देखी होगी, वो केरल और इस एरिया की है, ठीक है। मसालों के लिए बहुत, अब देखो यही मसाले लद्दाख में नहीं हो सकते, मसाले यहाँ होते हैं काली मिर्च, लौंग, और एक और होता है कार्डमम जिसे बोलते हैं, इलायची। इलायची भी यहीं होती है, इलायची। और यहाँ की तो पहाड़ियाँ ही फेमस है इलायची के लिए, ठीक है। तो व्यापार होता है, यहूदी, अरब, ईसाई और हिंदू धर्म, ये सब यहाँ पे मिल जाएंगे, बट यहाँ पर तुमको बौद्ध और इस्लाम ही मिलेंगे, थोड़े बहुत माइनॉरिटी में तुम्हें हिंदूज मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्यों आता है विविधता, विविधता आती है जियोग्राफी और हिस्ट्री के कारण, कि मेरे बाबा, अगर मेरे, इमेजिन करो अगर मेरे परबाबा जाकर के जो है कॉन्गो बेसिन में बस गए होते, तो मैं क्या होता, कॉन्गो बेसिन में हाई हाई हू करते घूम रहा होता, तो मैं तुम लोग को पढ़ा थोड़ी ना रहा होता, ना मैं ऐसे कपड़े पहनता, है ना। अब यही बात कही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। किसने कहा था आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, मेक श्योर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इन्होंने कहा है विविधता हमारी कमजोरी नहीं है, यही चीज़ इन्होंने कही थी कि विविधता हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों, विविधता होगी तो
क्या होता है देखो, डाइवर्सिटी जब होती है वो फ़ायदा कैसे देती है वो अभी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अंग्रेजों ने इसमें बदतमीजी की, इन्होंने कहा है डिवाइड एंड रूल करो, डिवाइड एंड रूल, ठीक, फूट डालो और राज करो, ठीक, हिंदू मुस्लिम्स को लड़ा दो। भाई जो 1857 का विद्रोह था उसमें हिंदू और मुस्लिम साथ में लड़ रहे थे, पता है। और ये तो बहुत वो बात हो गई, 1907 में मुस्लिम लीग बनी है, 1907 तक हिंदू मुस्लिम में बहुत एकता थी, लेकिन अंग्रेज़ों की वजह से बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि बहादुर शाह जफ़र को जो है हम लोगों ने अपना तुरंत जो है क्या बोलते थे उसको, राजा, मतलब राजा का ही पद होता था, उसे क्या बोलते थे, मुगल बादशाह, बादशाह नियुक्त कर दिया था तुरंत 1857 के विद्रोह में। तो बाकी स्वतंत्रता संग्राम में सबने मिलकर लड़ाई करी, बट बाद में तो जानते हैं कि भारत पाक डिवाइड हो गया था, तो वो एक अलग चीज़ थी। अब इन्होंने कहा है पूर्वाग्रह, हाँ पूर्वाग्रह को प्री जुडिश बोलते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन तो अलग, इंट्यूशंस तो अलग चीज़ होती है। इंट्यूशन तो वो होता है जो हम लोग के अंदर से आवाज़ आती है कि खाना खा ले या कुछ कुछ सब चीज़ें, ठीक है। और भेदभाव, देखो इंट्यूशन क्या होता है पहले समझ लो, मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ। पूर्वाग्रह क्या होता है कि आप अपने दोस्त से मिलने गए, ठीक है, और किसी ने आपसे कह दिया है कि वो बहुत गरीब है, ठीक है, पहले ही किसी इंसान ने आपसे बात करके कह दिया है कि वो बहुत गरीब है, फटे कपड़े पहने रहता है, काले रंग का है, पसीना उसके लपकता रहता है, वो बहुत गंदा लगता है देखने में। तो अब जब आप उससे मिलोगे, भले ही वो ठीक ठाक कपड़े पहने हो, तो भी आपको पता चलेगा कि यार ये गंदा आदमी है, ठीक है। तो ये होता है इंट्यूशन। अब से कान भरना मत समझ लेना, ठीक है। ये होता है प्रिजुडिश, कि किसी भी चीज़ को पहले से ही जज कर लेना, ठीक, कि पहले ही हमने जज कर लिया है कि जो सामने वाली कम्युनिटी है वो गंदी है, या सामने वाली कम्युनिटी से हमें बात नहीं करती है। हमने पहले से ही जज कर लिया है कि अफ्रीका के लोगों से हमें नहीं मिलना है, क्यों, क्योंकि वो लोग बहुत गंदी गंदी चीज़ें खा लेते हैं। तो ये सब प्रीजुडिश होते हैं कि हमने देखा तो है नहीं कभी, हमने कभी वहाँ पे रहे तो है नहीं ना, हमने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रीजुडिश में आती हैं कि हमने किसी खास समुदाय, धर्म या क्षेत्र के लिए, समुदाय, धर्म या क्षेत्र के लिए, कि हमने पहले से ही एक राय बना ली है, ठीक है। जैसे शहर के लोग कंजूस होते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई, हर कोई थोड़ी ना होता है। पॉश सोसाइटी में चले जाओ, लखनऊ की गोमती नगर में चले जाओ, तो वहाँ पे कोई कंजूस थोड़ी ना बैठा है भाई, उनके घर देख लो, वो लोग प्रॉफिट और प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बात तो सच है, थोड़े बहुत कंजूस होते हैं। तो ये होता है कि पहले से किसी भी चीज़ के बारे में एक पूर्वाग्रह बना लेना, ठीक। पूर्वाग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, पूर्व और आग्रह। पूर्व मतलब पहले, और आग्रह मतलब पहले से ही जान लेना, ठीक। अब आता है भेदभाव। देखो जब अगर आपके पास पूर्वाग्रह नहीं है तो भी आप भेदभाव करने लग जाते हो। भेदभाव क्या, देखो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, हमारा जानते हैं कि ये आज भारत आज भी ऐसी बहुत सी परेशानियों से जूझ रहा है जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और डिस्क्रिमिनेशन ऐसा होता है जिससे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे मैं डिस्कस करूँगा तो बहुत उल्टी टेढ़ी बात हो जाएगी, खैर छोड़ो वो बात अलग है। तो भेदभाव क्या होता है, पूर्वाग्रह के आधार पर लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना, ठीक है। कि आपने देखा होगा अभी बहुत से न्यूज़ आती रहती हैं कि किसी नीची कास्ट के लोग ने, अगर पहली बात तो नीची कास्ट और अपर कास्ट जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, मतलब बहुत बहुत गलत है कि जो है पहले से ही हम किसी को बता देते हैं ये नीची कास्ट के लोग हैं या नीची कास्ट होती है, ये सब होना ही नहीं चाहिए। ये पहले से ही तुमने पूर्वाग्रह बना दिया ना कि वो तो नीची कास्ट है, कहाँ से नीची कास्ट हो गई भाई। तो ये भेदभाव इसी सब चीज़ों से तो बनता है ना, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना, ठीक है, उनके बाल हटा देना, ठीक है, उनकी मूछें हटा देना, उनको मुर्गा बनाना, बहुत जगह अभी हुई होता है, ठीक है। ऐसी से भेदभाव से रिलेटेड एक ओम नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, आगे का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ओम नाम के व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम था जूठन, आप पढ़ सकते हो, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके साथ भेदभाव होता था, ठीक है। और आप तो जानते ही हो गलत चीज़ है, मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम लोग यही बोल सकते हैं, बाकी तो इसमें गवर्नमेंट भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकती। देखो गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है कि अगर आपने किसी भी कास्ट के साथ गलत किया तो आपको ये कर दिया जाएगा। इस पर कानून है, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा हमारे स्टेटमेंट हैं, आर्टिकल्स हैं, प्लस हमारे जो आईपीसी हैं उसमें कानून है, उसमें बाकायदा कहा गया है आप किसी भी दूसरे कास्ट के को, मतलब किसी को जबरन, मतलब आप परेशान नहीं कर सकते हैं ऐसे। तो ये सारी चीज़ें फॉलो तो तब होगी ना जब ह्यूमन इस चीज़ को समझेगा, ह्यूमैनिटी इस चीज़ को समझेगी। एक अगर कास्ट का, किसी भी कास्ट का एक इंसान किसी भी दूसरे कास्ट के दूसरे इंसान को परेशान करता है तो पूरी कास्ट की बदनामी होती है ना। पहली बात तो कास्ट जैसा कोई शब्द ही नहीं होना चाहिए हमें, तो सबसे बड़ी बात यही आती है। धर्म तो इंसानों ने बना डाले, ये सब होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। अब आते चलो, खैर छोड़ो, अब है तो है, हम क्या कर सकते हैं। हम बस ये कर सकते हैं कि यही अंतर आ जाता है एक पढ़े लिखे में और एक बिना पढ़े लिखे लोगों में, बस यही एक अंतर होता है। गांव देहात इलाके में अभी भी बहुत जगह शादी भी होगी तो उसमें कास्ट देखी जाती है, दोस्त भी आते हैं, किसी के घर में कोई दोस्त आता है तो उस पर कास्ट देखी जाती है। आजकल मैंने रील देखी है बाकायदा, रील पे क्या होता है कि मीम बनाने के चक्कर में एक दोस्त हैं, उनके साथ एक और दोस्त आता है, वो दोस्त पे बाकायदा लिखा होता है कि वो एससी कास्ट से है और उसकी बेइज्जती की जाती है। तो इस टाइप की रील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम बना रहे हो इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी वो भावना है, ऐसी कोई भावना ही नहीं होनी चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, है ना।
तो अब आती है रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा, जिन्हें रूढ़िबद्ध को रूढ़ियों को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं। जैसे अभी मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ दूंगा या मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो मेरे पास कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। कोई आपसे पूछ देता है कि आप शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हो, हालांकि मैं ये देखो किसी की धर्म या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपके पास इसका आंसर नहीं होगा। आप एक आंसर बताओगे कि नहीं नहीं मुझे इस पंडित ने बताया था या मुझे इस मेरे घर में बताया गया। फिलहाल ये कोई गलत चीज़ नहीं है, आप जल चढ़ाते हो, बट मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप जल क्यों चढ़ाते हो तो वो नहीं बता पाएगा या वो कुछ तमाम रीज़न ला के रखेगा, बस एक फिक्स रीज़न उसके पास नहीं होगा। ये ऑर्थोडॉक्स होते हैं कि कोई ऑर्थोडॉक्स था कि चप्पल अगर उल्टी पड़ी हुई है, हालांकि ये तो अंधविश्वास में भी चला जाता है कि चप्पल उल्टी पड़ी हुई है तो घर में लड़ाई हो जाएगी, तो ये सब ऑर्थोडॉक्स बने हुए होते हैं कि पैर में अगर झाड़ू लग गई है तो दिक्कत हो जाएगी, अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। बट अब इसके रीज़न अगर तुम पूछोगे, लाइक अगर आपकी मम्मी कमरे में झाड़ू लगा रही है और आपके पैर में लग जाती है, वो कहेंगी अरे झाड़ू लग गई अच्छा नहीं होता है। अब आप पूछोगे क्या अच्छा नहीं होता है, झाड़ू ही तो लगी है। फिर वो कहेंगे नहीं नहीं अच्छा नहीं होता है। फिर आप पूछोगे कि बताओ अच्छा क्यों अच्छा नहीं होता है, तो फिर उनके पास आंसर नहीं होगा और ये बात तय है कि वो आपसे लड़ने लग जाएंगे, उनके पास आंसर ही नहीं होगा ना। उन्होंने भी इस चीज़ को मान लिया। और जो हमारे जो फिलोसोफर थे ओशो, बस उनकी इतनी ही बात थी कि ओशो ने यहाँ पर यही कहा था कि ऑर्थोडॉक्स को मत मानो, ऑर्थोडॉक्स पे क्वेश्चन उठाओ। और ये तो मैं भी कहता हूँ, ऑर्थोडॉक्स पे तुम पहले क्वेश्चन उठाओ। जब तक तुम सही से जानोगे नहीं तब तक तुम उसको पूरी तरह मान भी नहीं पाओगे, तो पहले सही से जानो फिर मानो, ठीक है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको फ्रीडम दे रखी है, जो जैसे रहना चाहता है, जिसको जैसे जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, ये उसकी फ्रीडम है ना। हम किसी के हाथ नहीं पकड़ सकते और ना हम किसी से ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये सब होता है रूढ़िबद्धता, कि हमने एक छवि में ही बांध दिया कि ऑर्थोडॉक्स हमारे पहले से बने आ रहे हैं, हम वैसे ही रहेंगे। तो ये इसी को बोलते हैं स्टेरियोटाइप्स, ठीक। जैसे लड़के रोते नहीं है, ये एक ऑर्थोडॉक्स बहुत चलता है, हालांकि ये अब इतना नहीं चलता है, अब सबको पता है जब से और टीचर आए हैं उन्होंने बता दिया है कि मर्द को भी दर्द होता है, ठीक है, लड़के भी रोते हैं, ठीक है। और और रोते हैं, मैं तो कहता भी हूँ रो भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो रोते नहीं हैं तो क्या होता है कि डिप्रेशन एंजाइटी वो सब इसी से होता है। थोड़ी देर रो लेना बेटर होता है, ठीक। और सबसे अच्छा होता है कि आप भजन लगा लो, कव्वाली लगा लो, तो भजन सुनते सुनते थोड़ी देर आप रो सकते हो, अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी या एक लैंगिक धारणा है कि हमने एक लैंगिक धारणा बना दी कि लड़के भैया रोते नहीं हैं, रो नहीं सकते। क्यों नहीं रो सकते भाई, अच्छी बात नहीं मानी गई है ना, बट ऐसा नहीं है, वो रो सकते हैं, उन्हें हक नहीं है। मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा की कमी का असली कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी है, ठीक। अब यहाँ पे देखो उदाहरण दो है, जैसे मुस्लिम लड़कियों का क्या कहा जाता है कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती। जैसे अब मुस्लिम लोग पर्दा बांधते हैं, जैसे कहना नहीं चाहिए बट पर्दा पहनते हैं, ठीक। तो ये एक ऑर्थोडॉक्स है, ठीक। तो ये होते हैं ऑर्थोडॉक्स कि हमने पहले से, अब क्यों मानते हैं उनसे जब तुम रीज़न पूछोगे क्या पर्दा क्यों पहनते हो, तो वो उसका कुछ क्लियर कट रीज़न नहीं बता पाएंगे, बट वो बांधते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो धर्म नहीं बल्कि गरीबी है, ये केरल की बात है, ये एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। केरल का उदाहरण है, जैसे जहाँ सुविधाएं मिलने पर लड़कियाँ स्कूल गई, ये तो इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की होगी तो वहाँ से इन्होंने लिखा होगा, ठीक है। अब आता है समानता के लिए संघर्ष। अब यहाँ पे बी आर अम्बेडकर की एक कहानी है, जिसमें बी आर अम्बेडकर कोरेगांव की कहानी। तो क्या था इस कहानी को मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये स्टेशन पे बैठे हुए थे और ये है कोरेगांव की कहानी, ये है इनकी कोरेगांव की कहानी है, 1901 की बात है, ठीक। तो ये स्टेशन पे बैठे हुए थे, इनके साथ जाति आधारित भेदभाव कैसा हुआ। अब हुआ क्या, कहानी ऐसा था कि ये टीटी आया, पहले इसने सब बहुत इससे अच्छे से बात की, मतलब बी आर अम्बेडकर से बहुत अच्छे से बात की वो डिवाइन करेंगे छोटे अच्छे से बात करते, तो बहुत अच्छे से बात की। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी कास्ट बताई तो ये थोड़ा हिचकिचा गए, है ना। तो ये थोड़ा हिचकिचा गए तो यहाँ पे दिक्कतें आ गई, मतलब यहाँ से पता चल गया ना कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और फिर इनको जगह चाहिए थी, ये तांगा चाहिए था ताकि इस पे सामान रख सके, बट जब जैसे इस तांगे वाले ने इनकी कास्ट सुनी तुरंत वो भाग गया। और ये आजकल और शहरों में भी होता है, आप किसी कम्युनिटी में जाओ, आप वहाँ घर ढूंढोगे, मान लो आप बड़े शहर में पढ़ने गए हो, आप वहाँ बैचलर हो और आप घर ढूंढते हो, तो आपका पहले धर्म पूछते हैं वो लोग, फिर कास्ट पूछते हैं, कहो गोत्र नहीं पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं, उसके बाद कहीं आपको रूम देते हैं, तो ये भी बहुत होता है आज के टाइम पे, ठीक है। और ये इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं ले सकती, क्योंकि ये एक अपराध नहीं है ना, ये गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव नहीं ले सकती। इसमें एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को पर्पस दे सकती है, लोगों की बुद्धि को थोड़ा खोल सकती है, बस यही एक फ़र्क होता है पढ़े लिखे में और बिना पढ़े लिखे लोगों में, ठीक है। तो समानता के लिए संघर्ष, और बी आर अम्बेडकर अकेले नहीं थे, ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने संघर्ष किया, ठीक है, बहुत से लोग थे, ऐसा कोई बी आर अम्बेडकर अकेले नहीं थे। बट हाँ ये है कि हाथ बढ़ा के कदम बढ़ा के आगे लड़ने के लिए यही तैयार हुए थे, ठीक है। फिर आता है संविधान का समाधान, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बाकायदा कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है अनटचेबिलिटी। ये जो हम लोग छुआछूत बनाते हैं कि ये नाली साफ़ करने वाला है, ये पास आ रहा है, हम लोग पहले हम लोग के बचपन में ऑर्थोडॉक्स चलते थे कि लिंगड़ी बांध लो,
मतलब ये बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं। तो ये सब ऑर्थोडॉक्स होते थे। अस्पृश्यता का अंत, कि हम लोग को अस्पृश्यता नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इसको छुओ मत, इसको छुओ मत। पहले होता था कि इसको मत छुओ, ये नीची कास्ट से है, ये सब होता था पहले। ठीक है, देखो ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, आप मुझे मत जज करना, मैं बहुत गलत पढ़ा रहा हूँ या मैं इस सब चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है सारे, ठीक है। तो आर्टिकल 18 में कहा गया, अच्छा आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है? 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। अब तुम बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ लेके नहीं घूम सकते। आर्टिकल 16 में कहा गया है, जिसमें आपका EWS वाला पार्ट भी आता है, इसमें OBC वाला पार्ट आता है, ये आर्टिकल 16 में कहा गया है। 15 में तो साफ साफ कहा गया है कि तुम भेदभाव कर ही नहीं सकते, और उसमें भाषा नहीं दी गई है। धर्म, जाति, लिंग और आवास धर्म, जाति, लिंग के मतलब के आधार पे तुम भेदभाव नहीं कर सकते किसी से, ठीक है। सरकार क्या है? अब देखो यहाँ तक आपके कौन से चैप्टर खत्म हो गए? देखो यहाँ पर आपके विविधता खत्म हो चुका है। अब आप ये भी समझ गए होगे विविधता और भेदभाव में क्या फ़र्क होता है, कि जब विविधता को आप गलत डायरेक्शन दे देते हो तो वो भेदभाव बन जाता है। बात आ गई समझ में? विविधता अच्छी चीज़ है, ये पॉजिटिव है, बट ये निगेटिव है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, विविधता अच्छी चीज़ है, और विविधता नहीं होगी तो आप टहलने नहीं जाओगे। अब जैसे मान लो कहीं मैदान वाले लोग पहाड़ों में टहलने जाते हैं, क्यों टहलने जाते हैं? क्योंकि मैदान में पहाड़ नहीं है ना, तो वो पहाड़ पर टहलने जाते हैं। अब जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है उसको पता है मैदान पहाड़ वगैरह सब कुछ अच्छे से पता होगा, ठीक। तो यही कारण होता है कि अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो फिर आपकी लाइफ का डोपामीन खत्म हो जाएगा, आपको मज़ा आना बंद हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, मज़ा नहीं आता है लाइफ में, वही हो जाता है। फिर इन्होंने कहा है सरकार क्या है, सरकार की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट क्या है? आप जानते हो गवर्नमेंट क्या है? पहले तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, किसी भी स्टेट में, ये वाले स्टेट नहीं, यूपी बिहार नहीं, स्टेट मतलब होता है राज्य। अब अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा राज्य क्या होता है। गवर्नर का सिद्धांत था, राज्य क्या होता है। राज्य के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला तो चाहिए होते हैं लोग, मैं साफ बता रहा हूँ, लोग मतलब पीपल। दूसरा चाहिए होती है संप्रभुता, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉवरेनिटी, ठीक है। संप्रभुता मतलब तुम्हारे पास ताकत हो अपने देश को चलाने की। तीसरे नंबर पे चाहिए होती है जमीन मतलब जिसको बोलते हैं लैंड मास, जमीन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब होती है भूमि, ठीक है। और चौथे नंबर पे होती है सरकार। अगर किसी देश में सरकार नहीं है तो संप्रभुता अपने आप ही चली जाएगी। जैसे नॉर्थ कोरिया है, हालांकि वहाँ सरकार तो है, बट वो सरकार तो डिक्टेटरशिप वाली है। तो सरकार क्या है? सरकार एक संस्था है, हम बोल सकते हैं एक संस्था ही बोलेंगे, सर्वोच्च संस्था बोल सकते हैं, ठीक। सरकार नियम बनाती है अपने देश के लिए, निर्णय लेती है और सीमाओं की सुरक्षा करती है। अब यहीं से एक बन जाता है कि लेकिन ये काम करती कैसे है? नियम बनाती तो है, वो तो ठीक है, ये काम करती कैसे है? इसका आदर्श क्या है? तो इसका आदर्श है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे DPSP है ना, ठीक है, इसको संविधान बोलते हैं, ठीक है, संविधान, बाकी तो पता ही है संविधान, ठीक है, संविधान ऐसे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया ना कि गवर्नमेंट किस फ्रेम में काम करेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ डेमोक्रेसी होती है। अब डेमोक्रेसी क्या है आगे अभी हम बता देंगे, ठीक है, पढ़ेंगे आगे। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जहाँ जनता अपने आप अपने उसको चुनती है। अब सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कार्यपालिका पार्ट 5 में आता है, ठीक। पार्ट 5 में तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सेंट्रल वो आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये बटे हुए नहीं है, ठीक है। ये पार्ट 5 में भी हमारे तीनों आते हैं और पार्ट 6 में भी आते हैं। ये हमारा पार्ट 5 में आती है न्यायपालिका और पार्ट 6 में आती है, ठीक है। 123 में हमारी हाई कोर्ट की बात, उसकी सर्वोच्च, 124 में हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है। ये हमारे 3 पार्ट होते हैं सरकार के, जिनके जरिए काम होता है। देखो काम होता कैसे, मैं तुम्हें एक बार में समझाता हूँ, तुम यहीं से समझ जाओगे, फिर तुम PPT पढ़ लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। PPT में अंडरलाइन करने से मजा नहीं आता। जैसे कार्यपालिका है, कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका वो वर्क करती है जो वर्क दिखते हैं, ये जो मोदी हैं, योगी हैं, सारे जो काम है, ये कार्यपालिका का पार्ट है। विधायिका क्या है? विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, ठीक। और न्यायपालिका उनको जज करती है कि तुम्हारा जो नियम है वो सही है या नहीं। कि सरकार ने नियम बना दिया कि रात में 10 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलेगा, तो ये नियम बनेगा, यहाँ बनाएंगे ये, और इसको निर्णय देगी न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका ने मना कर दिया तो वो नियम क्या होता है बताओ? अगर न्यायपालिका ने उस पर कह दिया कि ये नियम नहीं बन सकता, गलत है, तो वो नहीं बनता है, ठीक। अब आता है केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें, ये सरकारें बैठती हैं। अब केंद्र क्या है? जिसमें आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें मोदी हैं, PM होता है। इसमें क्या क्या होता है? PM होता है, इसकी कैबिनेट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट क्या होता है? राष्ट्रपति। स्टेट में क्या होता है? स्टेट में PM की जगह CM होता है, कैबिनेट की जगह इसकी CM कैबिनेट होती है, ठीक। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है यहाँ पर भी, ठीक। और प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर होता है, ठीक। अगर कोर्ट की बात करो तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है और यहाँ पर हाई कोर्ट होता है, ठीक। स्थानीय लेवल पे क्या होता है बताओ जरा? स्थानीय लेवल पे हमारे 3 भागों में ये बटा हुआ है। अब स्थानीय लेवल जब हम पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। इसको मैं स्थानीय लेवल में ही डिस्कस करूंगा अभी ऊपर के तुम केंद्र और राज्य को समझो, ठीक। आ जाओ, विधि का शासन बोलते हैं रूल ऑफ लॉ।
दो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 14 का ए और 14 का बी। 14 का ए कहता है रूल ऑफ लॉ, नहीं सॉरी, 14 का ए तो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये दूसरा कहता है इक्वलिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये नहीं ना ये नहीं है, तो 14 नहीं है, सॉरी। विधि का शासन हमारे आर्टिकल 15 में लगता है, ठीक है। विधि का शासन एक होता है रूल ऑफ लॉ, एक होता है रूल्ड बाय लॉ, एक होता है विधि का शासन, एक होता है विधि द्वारा शासन। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन का। हाँ, अंतिम शक्ति किसी व्यक्ति के पास नहीं बल्कि संविधान के पास है, और संविधान के पास है तो संविधान की रक्षा कौन करता है? संविधान की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल से? 32 से और 226 से, कि आपका मौलिक अधिकार का कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। भले किसी गवर्नमेंट ने आपका मौलिक अधिकार छीना हो, जैसे मान लो आप हेलमेट सब लगाए थे फिर भी आपका चालान कट गया, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब वहाँ फैसले देर में होते हैं, वो एक बात अलग है, वो एक अलग पैटर्न है, ठीक। तो अब आती है सरकार के प्रकार। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले इसे देखो, फोटो देख के तुम्हें अच्छे समझ में आ रहा होगा। पहले क्या होता था? राजा होते थे, राजा की रानी होती थी, दोनों मर जाते थे, खत्म कहानी हो जाती थी, ठीक। राजा होते थे, ठीक। मतलब पहले क्या होता था, एक ऐसा पद होता था जो राजा बोला जाता था, ठीक। और वो राजा पद जो था वो होता था कैसा? हायरार्की होती थी उसमें, कि ये फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, ऐसे राजा बनेंगे, ठीक। राजतंत्र में क्या गड़बड़ क्या थी? देखो राजतंत्र में गड़बड़ ये थी कि लोग अपने आप राजा चुन नहीं पाते थे। कभी तो राजा अच्छा आ जाएगा, लेकिन कभी राजा बदतमीज आ जाएगा, कभी राजा मान लो क्रूर आ गया, ठीक है, कोई बहुत क्रूर राजा आ गया। आप वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि बहुत से राजा थे जिन्होंने गलत डिसीजन लिए, अकेले डिसीजन लेते थे, गलत डिसीजन ले लिए, ठीक है। कई राजा अच्छे भी थे। तो राजा में क्या होता था कि आपके पास चुनने की शक्ति नहीं है, आपको नहीं पता कि अगला जो है हमारा किंग वो है, क्वीन है, वो कौन बनेगा, ठीक। तो मराठा में इसी चीज़ को पेशवा बोला जाता था। भारत में इसी चीज़ को, जब मुस्लिम कम्युनिटी चलती थी, जैसे दिल्ली सल्तनत थी और मुगल काल था, तो उसे बादशाह बोला जाता था। पद वही था बट नाम अलग अलग थे। यहाँ शासक जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता, मतलब यहाँ पे जाकर के कोई भी कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि भैया ऐसा है राजा तुम क्या काम कर रहे हो। तो कोई भी, मतलब कोई राजा ये नहीं है कि बैठ के तुम्हें बताया कि देखो हम ये काम कर रहे हैं। कोई पारदर्शिता नहीं थी, लोगों के पास ताकत नहीं थी, राजा का डिसीजन सर्वोपरि था, ठीक है। और आपने पढ़ा भी होगा, बलबन ने कहा था जीने इल्लाही, कि मतलब हम अल्लाह की रोशनी है, राजतंत्र को अल्लाह की रोशनी माना गया। तो ये सब चलता था, इसमें लोगों को दिक्कत होती थी भाई कैसे है। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, मस्त बढ़िया, अपना वोट दो, अपना राजा चुन लो, बात खत्म। अपना वोट दो, अपना राजा चुन लो, भाई सीधी सी बात है। वोट दो, कैंपेन निकालो, लोगों को बताओ कि ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है ना। तो जनता की सरकार अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जैसे यूजीसी वाला भी थोड़े दिनों पहले एक मामला आया था, तो लोगों ने क्या किया, रैलियाँ निकाली। लेकिन वही अगर राजतंत्र होता और यूजीसी वाला फैसला आता तो लोग रैलियाँ नहीं निकालते, ठीक। तो ये क्या होता है, जनता सरकार के प्रति जवाबदेह को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना, अकाउंटेबिलिटी, ठीक। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। अब आते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, मतलब इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से, ठीक है। और एक होता है प्रत्यक्ष। देखो मैं एक ही बार में तुम्हें बता देता हूँ, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, आपने अपना प्रतिनिधि चुना, ठीक है। आपने अपना प्रतिनिधि कहाँ से चुना? आपने सीधे राजा नहीं चुना, आपने एमएलए और एमपी, सॉरी एमएलए, हाँ एमएलए चुने, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब राज्य की विधानसभा के मेंबर आपने चुने, ठीक। राज्यों में चुनाव हुआ, ये लोग राज्यसभा में चले गए। कहाँ चले गए? राज्यसभा में चले गए। तो मतलब राज्यसभा के चुनाव आप सीधे नहीं करते हो, ठीक। क्या बताओ, देखिए जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो सीधे होते हैं। आप प्रधानमंत्री आप नहीं चुनते हो, लोकसभा के आप लोकसभा के मेंबर चुनते हो। अब लोकसभा के मेंबर में जो आया है उसमें कम्युनिटी बनती है कि अब लोकसभा में किसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं। वो पता चला बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं। फिर वो बीजेपी क्या करती है, अपना उसमें से एक प्रेसिडेंट बनाती है, सबकी सहमति से वो प्रेसिडेंट बनता है, ठीक। तो ये होता है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें हम लोग जनता सीधे शासन नहीं करती बल्कि अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ऐसे, ठीक। तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये हमने चुना है ना। मतलब बात यही तो आ जाती है ना कि अगर गवर्नमेंट चुने जाने के बाद गलत काम कर रही है 5 साल तक तो तुम उसे हटा नहीं सकते, ठीक। इसीलिए वोट की एक वैल्यू है, और यही इंडिया के लिए सबसे ज़रूरी इस टाइम पे यही है कि लोग इतना तो कम से कम समझें कि वो ब्लाइंड बिलीफ ना करें कि किसी भी गवर्नमेंट का विरोध, किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बात इतनी कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए, तुम इतनी रिपोर्ट पढ़ पाओ अपनी लाइफ में कि तुम देख पाओ कि किस गवर्नमेंट ने कितना काम किया है। असली एजुकेशन का काम ये है
कि ये नहीं कि किसी ने आके कह दिया कि ये सरकार अच्छी है तो हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर ले कि हाँ भैया ये सरकार अच्छी है। क्यों? कि इस सरकार ने ये काम अच्छा किया है, ये बहुत कर दिया। तो इस तरीके से ब्लाइंड बिलीव नहीं करना है। और देखो हर सरकार में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, क्योंकि अगर वो एक सेक्टर में अच्छा कर रही है तो कहीं ना कहीं वो कुछ दूसरे सेक्टर में उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुमने लाइफ की हिस्ट्री बता रहा हूँ, मतलब लाइफ का लेसन बता रहा हूँ, पॉलिटी को लेकर के मेरी दोस्तों में लड़ाई तक हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि वो अपनी बातें रखते थे और उसको कठोर रूप से रखते थे। एक्चुअली बस मैं इतना कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में सबके पास राइट है, बस अपनी जो अप्रोच है वो आपको किसी पे थोपनी नहीं है कि मैं अगर इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ तो आपको भी इस पार्टी को वोट देना है, नहीं देना है। आप रिसर्च करिए, आपके पास दिमाग है। क्यों है दिमाग? भगवान ने क्यों दिया है दिमाग? ताकि आप अपना प्रतिनिधि खुद चुनिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या किया है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट ने अगर जो है प्राइमरी स्कूल नहीं बनवाए हैं अच्छे, या प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन पे वो काम नहीं कर रही है, तो आपको वो गवर्नमेंट नहीं चुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे बेटा, ठीक? तो वो सारी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये सारी होती है। तो ये होता है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आते आता है हमारा अनुच्छेद 326, और इसमें दिया गया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक, ये क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कब ऐड किया गया था? 1898 में। 1898 18 हाँ 89 1880 सॉरी 1989 सॉरी क्या बोल रहा हूँ 1889 18 में तो हम लोग को तो राइट भी नहीं थे ढंग से। ठीक है ठीक है। तो आर्टिकल 326 में, ठीक। और तीन, अब यहीं पे आ गए हो तो 324 भी देख लो। 324 में क्या दिया गया है? 324 में हमको दिया गया है जो कमीशन है हमारा, चुनाव आयोग, जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? 18 साल के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, ठीक, वो क्या करेंगे? वोट देंगे। ठीक, यही होता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। वोट देंगे, वो नहीं देंगे, इसीलिए तो मैं कहता हूँ वोट तुम्हारा राइट है, जाके दो। ठीक, अब लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, इनको जानते हो? ये है नेल्सन मंडेला, और इनकी एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनकी लाइफ अगर आप सुनोगे ना तो सुन के थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। ये बंदा 28 साल तक अपनी जेल में रहा है, 28 ईयर तक जेल में रहा है अफ्रीका में। ठीक है, अब तुम्हारे लिए हो सकता है ये छोटा नंबर हो, बट तुम ये सोचो कि मान लो तुम्हारी एज अगर 20 साल है और तुम जेल में डाल दिए जाते हो, तो पूरा 20 आपका गया, पूरा 30 आपका गया, और तुम्हें पूरा 40 भी लगभग गया। ठीक है, तुम निकल रहे हो 50 साल में। मेरी बात समझ पा रहे हो? तुम अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। 28 साल छोटी मोटी उम्र नहीं होती है, 28 साल एक ज़िंदगी होती है, और उस इंसान ने एक ज़िंदगी जेल में बिताई है। ठीक है, क्यों? ताकि जो रंग भेद चल रहा है, रंग भेद मतलब कलर का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, उसको ख़त्म किया जा सके। ये बात अब सुनने में छोटी लगती है, अरे 28 साल जेल में कौन रहा? नहीं, ये सोचो एक इंसान की पूरी ज़िंदगी है, इसमें वो और काम कर सकता था। उसे क्या ज़रूरत थी रंग भेद के खिलाफ लड़ने की? वो जाता है बढ़िया अपनी आइसक्रीम खाता, अपने पैसे इकट्ठे करता, होटल में बैठता जाके, उसे क्या लेना देना था? वो अपनी लाइफ में सक्सेस बनाता, पैसा इकट्ठा करता, लेकिन वो लड़ा, और 28 साल मतलब अपनी पूरी लाइफ उसने लगा दी। कहाँ? जेल में। तो ये अफ्रीका के थे। ठीक है, तो असली आध्यात्मिक लोग तो यही हैं, है ना? ये होते हैं असली स्पिरिचुअल लोग, इसे बोलते हैं तपस्या। ठीक है, तपस्या कोई वो नहीं है कि हम बैठ गए गुफा में और नाम जप कर रहे हैं, वो नहीं। ये होती है असली तपस्या, कि लोगों के लिए लड़ना, गलत के लिए लड़ना, मतलब सत्य का साथ। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, सत्य का साथ। ठीक, तो रंग भेद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई करी थी। ये है इनका 1994 का। और ऐसे ही एक और थी जिनका नाम था रोज़ा पार्क्स। ठीक, रोज़ा पार्क्स का भी आप नाम ध्यान रखो। रोज़ा पार्क के साथ क्या हुआ था? वो बस में बैठी थी और आकर के एक गोरे इंसान ने उसको हटा दिया था, तो रोज़ा पार्क्स को हटा दिया था। फिर उन्होंने लड़ाई करी थी, रंग भेद, अमेरिका की थी वो। ठीक है, तो श्वेत और अश्वेत पे मतलब रखा। तो हेक्टर पीटरसन की घटना, ठीक है, ये इसी में दी गई है। नेल्सन मंडेला के लंबे संघर्ष के बाद 1994 में यह एक लोकतांत्रिक देश बना। कौन सा? अफ्रीका। यहाँ सबको समानता मिली, उससे पहले समानता नहीं थी किसी के पास, तभी नेल्सन मंडेला हुए। नेल्सन मंडेला की उपाधि महात्मा गांधी से कम नहीं माना जाता है, और महात्मा गांधी को भी मतलब वैसे तो हम लोग कम नहीं मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं लोकतांत्रिक सरकार के तत्व कि डेमोक्रेसी में और क्या क्या होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? भागीदारी होती है, पार्टिसिपेशन होता है। किसका पार्टिसिपेशन होता है? जनता का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक, चुनाव के अलावा धरने, जुलूस, जैसे होता रहता है ना कि गवर्नमेंट ने ये गलत किया तो चुनाव के अलावा जुलूस निकल जाएगी, धरने निकल जाएंगे, हड़ताल हो जाएगी, और ये सब हमें आर्टिकल 19 में दिया भी गया है। आर्टिकल 19 कैसे याद किया जाता है?
पता है आर्टिकल 19 याद किया जाता है बोस बोस स संघ बस व्यापार, ठीक है, बस व्यापार। बो से होता है बोली, तुम कुछ भी बोल सकते हो। इन दो संघ से होता है संगठन बनाना, और इस संघ का मतलब होता है साथ में कहीं पर भी घूम सकते हो। बस मतलब कहीं पर भी बस सकते हो इंडिया में पूरे। व्यापार मतलब कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो। ये सब हमारे आर्टिकल 19 में आते हैं, ठीक। आर्टिकल 19 के जरिए भी जनता अपनी आवाज़ उठाती है, क्यों? क्योंकि उसे बोलने का राइट है। समझ में आया? बट ये नहीं है कि अब तुम सड़क के बीच में जो है अपना बोलने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हो, वहाँ पे पटक पटक के मारे जाओगे, वो गलत है, ठीक है। ठीक है, अब आता है विवादों का समाधान, कॉन्फ्लिक्ट्स। ये गवर्नमेंट के तत्व हैं, ठीक है। तत्व मतलब एलिमेंट्स की कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट्स किसके किसके, जैसे ये थी, ये कावेरी जल विवाद था, ये कावेरी है, ठीक। जल विवाद हुआ भी क्यों था? ठीक, यहाँ पर एक बांध था। अभी देखो विवाद का कारण क्या था, यहाँ पर एक बांध था जो था, इस नहीं, तमिलनाडु कर्नाटक, हाँ यहाँ पे एक बांध था, ठीक। नहीं वो तो केरल वाला है, वो ये नहीं है बेटा। ये विवाद बस हुआ था जल को लेकर के, ठीक। बांध था, वो था इसकी ज़मीन पे, और अगर वो बांध टूटा तो नुकसान तमिलनाडु का होगा। तो उन्होंने क्या किया था कि अब तमिलनाडु सरकार भी इस पर पैसा नहीं लगा रही है, क्यों? क्योंकि बांध तो इधर है। और कर्नाटक की सरकार भी पैसा नहीं लगा रही, क्यों? क्योंकि फ़ायदा तो इनको है। तो इसलिए दिक्कत हो गई थी, इसे बोलते हैं कावेरी जल विवाद। अब ये कावेरी जल विवाद कौन संभालेगा? ये वो संभालेगा ना जो इन स्टेट से ऊपर होगा। स्टेट से ऊपर कौन है? सेंटर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को सुलझाती है, फिर निर्णय निकालती है कि अच्छा बांध जो है भैया हम बनवा देंगे, ठीक है। कौन किसको बनवाना चाहिए, वो अभी तक सुधरा नहीं है, ये बना नहीं है अभी, ठीक है। तो कावेरी नदी जल विवाद है, बहुत ऐसे, ये तो एक जल विवाद, ऐसे पता नहीं कितने जल विवाद हो चुके हैं, कैसे कितने जो हैं और चीज़ें हो चुकी हैं, खैर ये तो यहाँ कर्नाटक तमिलनाडु ये सरकार न्यायपालिका विवाद सुलझाती है, ठीक। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये सब भी काम किसका होता है? गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट ना होती तो क्या कुछ हो पाता? ऐसा नहीं। बाकी समानता न्याय, इक्वालिटी जस्टिस भी गवर्नमेंट का एलिमेंट है, ठीक। कि इसको मेंटेन करना गवर्नमेंट का काम है, समझ में आया? बट इनिशिएटिव लेकर के काम करती है गवर्नमेंट, ऐसे नहीं है कि अब घूमेगी गवर्नमेंट हर तरफ की भैया कहाँ हो रही है समानता, है ना। इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक। तो इसमें क्या है, न्याय तभी संभव है जब सबके साथ समानता का व्यवहार हो। भाई सीधी सी बात है, आप कोई आ रहा है, आप उसको ज़मीन में बैठा लो, खुद बिस्तर पर बैठे हो, तो समानता कहाँ है, ठीक। समाज के पिछड़े वर्ग, पहली बात तो ये शब्द ही नहीं होना चाहिए, कोई पिछड़ा वर्ग नहीं है यार। दलितों और महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान करती है, ठीक। मुख्य धारा में मतलब इसको बोलते हैं, मुख्य धारा का मतलब होता है कि उसको फोकस में लाना, है ना, ताकि उस पर काम किया जा सके, उस पर अप्रोच लगाई जा सके, उस पर इनिशिएटिव लिए जा सके, है ना। इसलिए ये किया जाता है। जैसे लड़कियों के लिए स्कूल की फ़ीस माफ़ करना, ठीक। तो अब ये इसलिए नहीं किया जा रहा है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं तो उनके लिए फ़ीस माफ़ कर दो, ऐसा नहीं है। ये इसलिए किया जा रहा है कि इंडिया के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो गरीब इलाकों से आते हैं, ठीक। वहाँ की लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, ठीक, इसलिए वहाँ की फ़ीस माफ़ की जाती है, ठीक है। वो समझ में आया होगा। फिर आता है स्थानीय स्वशासन, हमारा सबसे प्यारा चैप्टर। यहाँ पे मैं टिक मार देता हूँ कि हम लोग के कितने चैप्टर हो गए। तो हम लोगों के सरकार भी हो गया है, और लोकतांत्रिक एलिमेंट 2 चैप्टर यहाँ पर हो गए हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें हमने डेमोक्रेसी को समझा, क्या होता है गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और जो लोकल होती है। इसमें हमने गवर्नमेंट के तत्व को समझा, जिसमें हम लोग समझे कि जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या होता है, ठीक। एनसीईआरटी पढ़ लो, इस एनसीईआरटी से क्वेश्चन जैसे ये है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये बुक है इनकी, तो ये ज़रूरी है ना, ये ज़रूरी हो जाती हैं। तो आगे की बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? स्थानीय स्वशासन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक होता है सेंट्रल लेवल पे, यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको, ये अभी हम फिर से इसी की बात कर रहे हैं, ठीक। ये सेंटर हो गया, ये राज्य हो गया, अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक, स्थानीय। ये राजस्थानी स्वशासन। पहली बात तो स्थानीय स्वशासन की बात हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में करी गई है, ठीक। इसको गांधीवादी आर्टिकल भी बोलते हैं, और ये आता है डीपीएसपी में। अब डीपीएसपी जिसको नहीं समझ में आता है भाई मैं बता दूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ठीक। पार्ट 4 अगर इतना भी नहीं पता है तो फिर मुझे ये लगता है कि आपको फिर थोड़ा सा पढ़ने की, काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी में, खैर मैं बताते हुए चल रहा हूँ, नहीं आता है तो आप नोट कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम जब इसी चीज़ को आप पढ़ो तो वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रशासन में जन मतलब लोगों की, पीपल्स की भागीदारी। क्यों? स्थानीय स्वशासन नहीं होगा तो गांव के लोग कैसे क्या करेंगे? गांव के लोगों में तो एमएलए एमपी कहाँ खड़ा नहीं होता गांव में, इसलिए स्थानीय लेवल पे
जैसे डीएम होता है, ये सब हम लोग के स्थानीय लेवल पे काम करते हैं, ठीक। तो जन भागीदारी की एमएलए बैठ के थोड़ी ना देखता है, इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। प्रशासन का तीसरा स्तर, थर्ड पर, ठीक है, ये पता है। या प्रशासन प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण है कि इसमें तुम अपना सीधे प्रतिनिधि चुनते हो। बात समझ में आई? उसमें आप राज्यसभा को पहले आप एमएलए चुनते थे, फिर वो राज्यसभा में जाते थे, ठीक है, फिर वहाँ से नियम बनते थे। यहाँ पे आप सीधे चुनते हो किसे? अपने वार्ड मेंबर को, ठीक है, अपने ग्राम परिषद के सरपंच को, ठीक, इन सबको। ये दिया हुआ है ग्राम सभा वर्सेस ग्राम पंचायत, अभी बताता हूँ क्या होता है, ठीक। अच्छा, ये ध्यान रखना 1993 में जोड़ा गया, और एनसीईआरटी में था तो पता नहीं क्यों नहीं, कहाँ था? नागौर में। नागौर, नागौर कहाँ है? राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान में, ठीक। ऐसे लिख दिया है, ध्यान रखना, नागौर राजस्थान, 1993 में जोड़ा गया था। अच्छा, स्थानीय स्वशासन की बात कर ही रहे हैं, तो संविधान में शेड्यूल 11 और 12 में बात करी गई है, ठीक। और आर्टिकल 243 में 243 आर्टिकल है, उसमें ग्राम पंचायत की बात करी गई है, ठीक। आती है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ठीक। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ ग्राम सभा, अब इसकी इंग्लिश मत पूछना, इसकी इंग्लिश यही होती है, ठीक। और ग्राम पंचायत, अब बेटा एक बात ध्यान रखना, इसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये देखो, आप यूपीएससी में सब कुछ पढ़ के जा सकते हो, बट यहाँ की जो चीज़ें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। अब क्या होता है, गांव के सभी वयस्क, मतलब 18% के जो लोग होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, वो क्या होते हैं? वो पंचायत के कामों पर नज़र रखते हैं, ठीक। मतलब इसके कामों पे नज़र रखते हैं, तो ये सब ग्राम सभा का पार्ट होता है। गांव का एक एक शख्स ग्राम सभा है, ठीक। सभा किससे बनती है? सभा, नाम से समझो, सभा, सब आ, सब आ, सब आ, सभा को तोड़ते रहो, सब आ, सब आ मतलब सब आ जाओ, तो सब आ जाएंगे, तो किस में सब आएंगे? ग्राम सभा में। गांव के जितने भी लोग हैं सब आ जाओ, तो सभा बन जाएगी, ठीक। ये ऐसे ही याद होगा बेटा, ये ट्रिक से मतलब भूल जाओ, ये घर में जाओ, मतलब जब क्वेश्चन आएगा ना सामने तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, ठीक। पंचायत, पंचायत कैसे याद होगी? सब, अब तो सब इसमें आ गए हैं, तो पंचायत में क्या होगा? पंचायत में चुने हुए लोग होते हैं, ठीक। इसमें सरपंच और पंच होता है। सभा में सब होता है, गांव का एक एक शख्स, एवरीवन, गांव का एक एक शख्स, 18 साल से कम का जितना भी कम वाला हटा दो, क्योंकि वो तो वोट नहीं दे सकता ना। 18 साल से ऊपर वाला जितना भी बच्चा है, जो भी इंसान है, पत्नी है, महिलाएं हैं, जो भी हैं, लेडीज़ वगैरह, सब ग्राम सभा का पार्ट है। और ग्राम पंचायत चुनी जाती है, इलेक्ट होती है, इलेक्ट, ठीक। कैसे चुनी जाती है? वार्ड मेंबर खड़े होते हैं, ठीक है, लोगों की नगर पालिका में तो वार्ड मेंबर होता है। यही पे होता है सचिव। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, एनटीपीसी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सचिव जो होता है वो कैसे होता है, भी है या नहीं, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सचिव है, तो यही चुना नहीं जाता, बल्कि राज्य सरकार द्वारा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, और ये समझ में नहीं आता है, ये आपको कहीं बहुत डेप्थ में नहीं मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है, स्टेट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। ये बैठक का रिकॉर्ड रखता है, कि बैठक में देख रेख करता है कि अच्छा, कि जैसे मान लो गांव में नदी नाला ख़राब हो गया, तो अब नदी नाला के लिए पैसा आना है, तो सेक्रेटरी है वो देखे रखेगा, अच्छा नदी नाला कैसे, कि ऐसा तो नहीं है ये लोग हड़प जाएं, पैसा ले लें और नदी नाला बनाई ना। ये सारी चीज़ें कौन देखता है? ये सचिव देखता है, ठीक है। तो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पे, तो तुम देख लेना, ग्राम सभा, सब आ जाएंगे इसमें, ग्राम पंचायत, चुने हुए लोग, और सचिव जरूर होता है। जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। बाद में जब आप देखोगे ना कि एनसीईआरटी का कितना यूज़ हुआ है, तो आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर भी दिक्कत होता है, देखो कि इसमें नाम ना सारे एक जैसे होते हैं, जैसे ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम, सब में ग्राम आ रहा है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, अब यहाँ पे भी आ गया पंचायत समिति, ये क्या होता है? तो बताता हूँ, देखो ग्राम, अब यहाँ पे ग्राम सभा को हटा दो, ग्राम सभा को हटा दो, ग्राम सभा क्या होती है? गाँव के लोग, इसके नीचे आती है ग्राम, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे ये क्या था, क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक। सबसे नीचे आती है हमारी यहाँ पे ग्राम सभा।
अब इंग्लिश में मत करना क्योंकि ग्राम सभा को सभा ही बोलते हैं, ठीक है, ग्राम सभा। इसके ऊपर आती है ग्राम पंचायत। पंचायत कौन करता है? पंचायत चुने हुए लोग करते हैं, पंचायत के लोग इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट पता नहीं कैसे लिख रहा है इसमें, ये बहुत इशू है, ये आने वाले टाइम में थोड़ा सही हो जाएगा, मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्या करता है। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, यहाँ पे इनको चुना जाता है, इनका क्या हो रहा है यार, इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक। अब आती है पंचायत समिति। तो अब ऐसे ही जब पंचायत होते हैं, ऐसे ही कोई पंचायत होते हैं और ऐसे जब 10-15 पंचायत मिलते हैं तो वो बनाते हैं हमारे क्या, ये बनाते हैं हमारे पंचायतों का समूह। भाई पंचायतों का समूह का नाम ही से पता चल रहा है, ग्रुप ऑफ पंचायत। तो क्या होता है, तो इसी को ही हम लोग जनपद पंचायत और ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं। ब्लॉक लेवल पे भी यही होता है, ठीक। तो जब बहुत सारी पंचायतें, जैसे यहाँ एक पंचायत होगी, यहाँ एक पंचायत होगी, यहाँ एक पंचायत होगी, यहाँ एक पंचायत है, यहाँ भी होगी, तो इन सबको मिला के 1 2 3 4 मिला के तो ये पूरा बनता है हमारा पंचायत समिति। इसके ऊपर जो आती है वो होती है जिला परिषद। अब दिक्कत ये होती है कि हम लोग ग्राम पढ़ रहे हैं ना, तो ग्राम जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जिले में थोड़ा सा वो होता है, लेकिन इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में समझना, काउंसिल तो पूरे जिले के विकास की योजना है। जिला जैसे एक हो गया कि जिला हरदोई, तो जिला हरदोई के आसपास के जितने गांव हैं वो हरदोई में ही आ रहे हैं, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। फिर खड़रुआ आ रहा है, इटावा आ रहा है, ठीक है, छोटे इटौली का पुल आ रहा है, तो ये सारे जो गांव हैं, मेहंदीपुर आ रहा है, तो ये सॉरी मेहंदीपुर बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं खेतुई आ रहा है, तो ये सब जो है इसी में आते हैं। तो जिला यहाँ का जो डीएम होगा ना, उसे सिर्फ इतना नहीं देखना है, उसे ये पूरा देखना है, ठीक। तो ये जिला परिषद होती है। जिला परिषद उससे ऊपर होती है और एक होती है, एक जिले की एक जिला परिषद, ठीक। अच्छा, ये तो गांव के प्रशासन की बात थी। तो गांव का प्रशासन एक बार हम लोग रिकॉल कर लें। सबसे नीचे ग्राम सभा होती है जिसमें सब होते हैं, फिर ग्राम पंचायत होती है जिसमें ग्राम सभा के चुने हुए लोग होते हैं, एक सेक्रेटरी होता है जो इनकी देखरेख करता है, सेक्रेटरी होता है एक जो इनकी देखरेख करता है, और इनको इलेक्ट किया जाता है। और जब यही कुछ सारे ग्राम पंचायत जुड़ते हैं तो उनसे पंचायत का समूह बनता है, और इसी पंचायत के समूह को जोड़ के एक जिला परिषद बनती है, जो जिला परिषद सारे काम देखती है, ठीक। गांव का प्रशासन, पुलिस और राजस्व। देखो गांव का जो बात कही जा रही है, ज़मीन का रिकॉर्ड पटवारी या लेखपाल करता है। लेखपाल की वैकेंसी भी आ गई है, मई की तरफ इसका एग्जाम भी होना है। तो ये ज़मीन को नापता है, और जिस नापता है उसको जरीब बोलते हैं, ठीक, जंजीर को। और खसरा कहीं नहीं, ठीक है, ये नक्शा और रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, ये ज़मीन पर लेखपाल का काम होता है। लेखपाल से ऊपर कौन आता है? लेखपाल से ऊपर कौन आता है बताओ? लेखपाल से ऊपर आता है तहसीलदार। तहसीलदार आता है ना, हाँ तहसीलदार आता है। फिर नियामक तहसीलदार, कानून गो, लोअर पीसीएस से ये सब होते हैं, ठीक है। फिर कानून गो, फिर ऊपर तहसीलदार नहीं, तहसीलदार कानून गो के ऊपर होता है, ठीक है। तो वहाँ इसी पोस्ट में सबसे ऊपर आता है आईएएस, ठीक है। विवाद का निपटारा, तो गांव का जो प्रशासन विवाद को निपटारा करता है। जैसे मोहन और रघु का खेत का विवाद है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, असलियत में कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है, जैसे एसएचओ की भूमिका, ठीक है, ये बात है। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, तो विलेज का अपना खुद का एक ये चौकी थाना होता है, तो जाएंगे हम लोग वहाँ बात करेंगे। तो हर थाने का अपना एक कार्यक्षेत्र होता है कि अगर तुम इस गांव में रहते हो, यहाँ पे तुम्हारे फ़ोन चोरी हुआ है, तो तुम यहाँ जा कर के 10 किलोमीटर दूर अपने गांव में जाकर नहीं, जैसे होता भी है ना कि आप मान लो वृंदावन गए, आपका वृंदावन में फ़ोन बह गया, सो आपके साथ क्या होगा, आप यहाँ हरदोई में आके रिपोर्ट मतलब कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, बट आपको रिपोर्ट प्रॉपर्ली करानी वृंदावन में चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहीं आपका फ़ोन बहा है, वहीं की आप कह सकते हो, ठीक। अब आता है नगर प्रशासन। बहुत देखो, ग्राम प्रशासन हो गया, नगर प्रशासन ये ज़रूरी है, क्योंकि इनको क्या होता है, ये एनसीईआरटी में जितने अच्छे से दिए गए हैं ना, इतने अच्छे से ये बुक में नहीं दिए गए हैं। बुक में बस इतना बताया गया है कि 1993 में नागौर, 92 में जो है कहाँ पे कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ वो दिया गया है। नगर प्रशासन क्या होता है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हमें पता है, वो ग्राम की बात हो रही थी, मतलब गाँव देहात की, और यहाँ पे जो बात हो रही है ये नगर की बात हो रही है। जो जो अभी एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट भी था कि शहर के लोग कंजूस होते हैं, ठीक है, पूर्वाग्रह था वो, है ना। तो यास्मीन खाला की कहानी या पढ़ लेना एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी की भी पीडीएफ अवेलेबल होगी। एनसीईआरटी की पीडीएफ आप टेलीग्राम पे मत लेना, आपको एनसीईआरटी की जो प्रॉपर वेबसाइट है वहाँ पे जाकर के आप जो चाहो वो एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर वेबसाइट से। अब इन्होंने कहा बड़े शहरों में आप ये देखो, जैसे मुंबई वगैरह हुए तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है जिसको बोलते हैं नगर निगम, ठीक है। और छोटे शहरों में नगर पालिका होती है जिसे बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। नगर निगम आपको मिलेगा लखनऊ में, राजधानियों में, कैपिटल्स में आपको हमेशा नगर निगम ही मिलेगा। मतलब इन सब केसेस अब बाद भी मिल सकते हैं, तो कैपिटल्स में, कैपिटल्स क्या है, कैपिटल्स। छोटे शहरों में नगर पालिका होती है, यहाँ नगर निगम होता है, ठीक। काम दोनों का लगभग एक ही होता है, बट नगर निगम का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, नगर इसका पार्ट छोटा होता है, ठीक।
निर्णय कौन लेता है? चलो फिलहाल एंड पे लगभग हम लोग आ गए हैं। निर्णय कौन लेता है? पार्षद। शहर को, अब देखो शहर के वार्ड होते हैं, जैसे उसमें क्या होता था, ग्राम सभा पंचायत सुनती थी, यहाँ पे क्या होता है, ये है हमारा शहर बड़ा सा, इसके ये छोटे छोटे वार्ड हैं, ठीक, गली मोहल्ले बोले, वार्डों को गली मोहल्ला समझ लो, ठीक है, वार्ड है। इस वार्ड के लोग चुने जाते हैं, ठीक। इस वार्ड का एक क्या होता है, एक पार्षद चुना जाता है, ठीक। तो पार्षद चुना जाता है, तो वो पार्षद ये है, ठीक, ये नगर पालिका का पार्षद होता है। वर्ड, इसको बोलते हैं वार्ड काउंसिलर, वार्ड काउंसिलर, ठीक। तो जनता द्वारा चुने जाते हैं और ये बजट बनाते हैं। बजट, ये सेंट्रल बजट नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये यहाँ का बजट बनाते हैं कि हमारे शहर में जैसे आपको सड़क बनवानी है, तो आप सड़क बनवानी है, आप मोदी से थोड़ी ना कांटेक्ट करोगे भैया हमें सड़क बनवानी है। तो आपको जब सड़क बनवानी है तो आप अपने पार्षद से कांटेक्ट करोगे, ठीक है। और अगर वो नहीं बनाता है या नहीं सुनता है, आपको 6 महीने हो गया है कहे हुए कि भैया भैया सड़क बनवा लो, रोज़ आप कह रहे हो, नहीं मान रहा है वो, तो आप क्या करोगे, आप धरना दे सकते हो। ये सब डेमोक्रेसी में राइट है, ठीक। तो पार्षद ऐसे काम करता है, ठीक। यही जो यशमान खाला की कहानी है उसमें यही बताया गया है, और निर्णय ले सकता है, ठीक। अब आयुक्त ऐसे समझ लो जैसे सचिव होता था वैसे होता है भैया, निर्णयों को लागू करता है, ठीक, निर्णयों को, कि भैया ठीक है, आयुक्त होता है, कमिश्नर वो देखता है सब कुछ, ठीक। कमिश्नर उसके कर्मचारी होते हैं, उसके नीचे तो रहेंगे ही, ठीक। तो ये पार्षद होती है जिसको वार्ड काउंसलर बोलते हैं, और आयुक्त होता है इसमें, किसमें, नगर पालिका में, और नगर निगम में भी यही होता है, ठीक। स्थानीय प्रशासन, मैं यहाँ पे स्टार दे देता हूँ जैसे मैं हमेशा देता हूँ। ये मान के चलना, स्थानीय प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस पूरी बुक में आप पीडीएफ में कुछ रिवाइज करो ना करो, स्थानीय प्रशासन जरूर करना। डाइवर्सिटी वगैरह तो नॉर्मल सी चीज़ें, उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बाकी बस इतना पढ़ना है, इतना पाठ्यक्रम है आपका। नगर पालिका के जो वो हैं, ये बना लेना घर पे, इस तरीके से ट्राइंगल के जो पिरामिड बने हुए हैं वो सब बना लेना, और एक बार देख लेना, ठीक। और नाम जरूर, नाम में मत भटकना, ठीक है। बाकी तो कंप्लीट हो गया आपका ये। उसके नीचे यहाँ पर आपके जो चीज़ें दी गई हैं देख लेता हूँ मैं, ठीक है, ओके। फाइनली हमारा ये जो पेज है इतना प्यारा बनता है, आश्रय सर बनाते हैं, ठीक है। हालांकि मेरे पास तो जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, तो मैं तो ये संभालता हूँ। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, और जो कि आप कर ही देते हो वो तो पता है, और टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जितनी भी पीडीएफ है आपकी सारी अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। और नोट्स बाय आश्रय मिश्रा, तो लाइक, तो एक लाइक तो बनता है ना, मतलब इस तरीके से एक लाइक तो ज़रूर कर देना, अगर आपके लिए इतना पीपीटी डिज़ाइन किया जा रहा है और इसी पीपीटी को आपको एज ए नोट्स दिया जा रहा है, आप पढ़ रहे हो, आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो रही है। और खुल के मुझे भी अच्छा लगता है जहाँ पे किसी की हेल्प होती है, तो मे बी कि मैं इस पूरी क्रिएशन में कहीं किसी की कुछ थोड़ी सी सही बट हेल्प कर पा रहा हूँ, है ना। सो ओके, सो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी कल सुबह तक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉलो फॉर सच अमेजिंग दिस कंटेंट।